ये पाकिस्तान फिनल कोड का चैप्टर नंबर 16A है और आज का जो लेक्चर है उसका जो टॉपिक है वो है रेप। सो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर नंबर 16A। सो ये चैप्टर नंबर 16A है। ये इसमें कई सब चैप्टर्स हैं जैसे रंगफुल रिस्ट्रेन, रंगफुल कन्फाइनमेंट और इसके अलावा क्रिमिनल फोर्स एंड असाल्ट, किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर और उसके बाद पे ये रेप या अननेचुरल ऑफेंसेस। तो आज का हमारा जो मेन फोकस है वो इन सेक्शंस के ऊपर है, 375 से लेकर 376B तक, यानी इस सब चैप्टर के ऊपर हमारा आज का लेक्चर बेस करता है। सो इसका जो टाइटल है वो है रेप। सो जब भी हम कोई मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं या कोई सब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उसकी हिस्टोरिकल एंड लीगल बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालें। सो आप सबको पता है कि ये जो पीपीसी है, यानी ये पहले ओरिजिनल जो पिनल कोड था वो आईपीसी था, यानी इंडियन पिनल कोड था। और इसका जो ड्राफ्टिंग एरा है वो 1860 है, यानी 1860 में ये ड्राफ्ट हुआ है और इसके ऊपर 1834 से काम स्टार्ट हुआ था। सो ये जो सेक्शन है 375, ये ओरिजिनल जो पिनल कोड है उसमें मौजूद था, यानी जिसको थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने ड्राफ्ट किया था, उसकी जो थीम कमीशन था उन्होंने जो ड्राफ्ट किया था। लेकिन ये जो रेप का कंसेप्ट था ये ट्रेडिशनल कॉमन लॉ के ऊपर बेस्ड था। अब यहाँ पे आपको छोटे से रेफरेंसेस भी नज़र आ रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि ये इसमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स जो है वो हो चुकी हैं। यानी अगर इस चैप्टर की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो उसको हम कई मल्टीपल एराज में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। ठीक है। सो जो फर्स्ट वो है एरा, वो तो 1860 का है कि 1860 में ये ओरिजिनल पिनल कोड का पार्ट था और इंग्लिश कॉमन लॉ के ऊपर बेस्ड था। सो उस वक्त जो रेप की डिफिनीशन थी वो काफ़ी नैरो थी और उसमें सिर्फ जो पेनिट्रेशन ऑफ पीनस इनटू विजाइना है वही रेप कंसिडर किया जाता था। यानी अगर बॉडी की किसी और पार्ट या किसी और पार्ट को या किसी और ऑब्जेक्ट के ज़रिए से किसी के साथ ज़्यादती की जाती थी, जैसे बॉटल या उंगली या लाठी वगैरह, तो उसको रेप कंसिडर नहीं किया जा सकता था, किया जाता था यानी ओरिजिनल पेनल कोड में। उसको सेक्शन नंबर जो 377 है, जो अननेचुरल ऑफेंस है, जो इसके बाद का जो सब चैप्टर है उसमें, या फिर जो सेक्शन नंबर 354 जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए हैं, जो आउटरेज मोडिस्टी के सेक्शंस हैं, तो उनके अंडर इसको ट्रीट किया जाता था। ये बात हो रही है जो ओरिजिनल पिनल कोड है। ठीक है। ओरिजिनल पिनल कोड में जो रेप का कंसेप्ट था। और फिर जो दूसरी चीज़ थी वो इसमें ये थी कि जो ओरिजिनल लॉ था उसमें जो मैरिटल एक्सेप्शन है वो भी मौजूद थी। यानी अगर कोई हस्बैंड है वो अपनी जो बीवी है उसके साथ ज़बरदस्ती वो करता है, यानी अगर उसके साथ ज़बरदस्ती करता है तो वो भी रेप नहीं माना जाता था, क्योंकि आज की दौर में आपने देखा होगा कि उसको मैरिटल रेप कहते हैं। ठीक है। सिर्फ एक कंडीशंस थी कि अगर उसको रेप कंसिडर किया जाना हो कि अगर फॉर एग्जांपल जो उसकी बीवी है उसकी उम्र एक खास हद तक हो, फॉर एग्जांपल 10 ईयर, या फिर बाद में 13 ईयर कर दी गई, बाद में 14 ईयर कर दी गई। क्योंकि लॉस किसके लिए बनाए जाते हैं? अवाम के लिए बनाए जाते हैं, लोगों के लिए बनाए जाते हैं, और लोगों की जो सिचुएशंस होती हैं वो बदलती रहती है वक्त के साथ साथ, तो इसी तरह फिर लॉ भी उनको मॉडिफाई करने पड़ते हैं। सो फर्स्ट जो एरा है इसका वो तो 1860 का है। फिर इसके बाद अगर हम सेकेंड एरा की बात करें तो सेकेंड जो एरा है वो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद जो 1979 का एरा है, 1979 से लेकर और 2006 का एरा है। और इस दौर में ये जो यानी ज़िया की हुकूमत थी। ठीक है। तो उस वक्त ये जो एनफोर्समेंट हदूद आर्डीनेंस है जो 1979 में बना गया था जनरल ज़ियाउल हक की दौरे हुकूमत की, तो उसमें पीपीसी ने जो सेक्शन नंबर 375 है इसको रिपील कर दिया था। यानी रेप के ऑफेंसेस को एक नया जो कानून था जिसको जिना ऑर्डिनेंस कहा जाता था, उसमें 1979 का जो था उसमें उसको डाला गया था, 1979। ओके। और वहाँ पर यानी इस ऑर्डिनेंस में जो रेप था उसको जिना बिल जबर यानी फॉर्निकेशन एडल्ट्री बाय फोर्स का नाम दिया गया था। लेकिन फिर मसला ये पैदा हुआ यहाँ से कि जो जिना बिल रज़ा है, क्योंकि एक तो जिना बिल जबर है जिसके साथ जिसको फोर्स्ड अगर किसी के साथ रेप किया जाता है, और एक है जिना बिल रज़ा यानी अगर कोई अपनी मर्ज़ी से रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो। सो फिर मसला ये पैदा हुआ
कि ज़िना बिल जबर यानी कंसेंशुअल सेक्स आउटसाइड मैरिज, और जो ज़िना बिल जबर है, ज़िना बिल जबर और ज़िना बिल रज़ा, यानी ज़िना बिल रज़ा जो है वो क्या है, वो कंसेंशुअल सेक्स है आउटसाइड द मैरिज, और ज़िना बिल जबर जो है वो रेप है। तो फिर इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा यानी माइन्यूट सा फ़र्क था, क्लियर नहीं हो रहा था। यानी फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल हम इस तरह दे सकते हैं कि अगर एक लड़की है, यानी इस दौर की बात हो रही है, कि अगर वो क्या करती हैं कि वो एक एफआईआर दर्ज कराती हैं रेप का, और वो यानी जो कोर्ट रूम है उसमें, क्योंकि इस आर्डिनेंस के ज़रिए उनको हद की जो सख्त सज़ाएं हैं या शराइत हैं वो उनको पूरी करनी है, ठीक है। तो अ, जो इस्लामिक कवानीन है, ये जो दौर था इसमें ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं ये इस्लामिक इस्लामाइजेशंस के ज़रिए से हुई हैं। यानी जो लॉस हैं उनको इस्लाम के असूलों के मुताबिक डाला गया था, क्योंकि ज़िया ने क्या किया हुआ था, फेडरल शरीयत कोड बनाई थी, फेडरल शरीयत कोड बनाई थी, और इसका काम ये होता था कि तमाम लॉस के ऊपर चेक रखना होता था कि कोई लॉ इस्लाम के अगेंस्ट तो नहीं है। तो फिर जिस तरह जो हमने प्रीवियस एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर जो 16 है, जिसमें कत्ल और हर्ट के केसेस हैं, तो वो भी सारा जो है यानी दोबारा से रीड्राफ्ट किया गया है। सिमिलरली ये जो रेप का कंसेप्ट है ये भी, और इस्लाम में तो आपको पता है कि अगर जिना हो तो उसके ऊपर हद कायम होती है, ठीक है। इस्लाम के अपने कुछ असूल हैं, चाहे वो गवाहों के लिए हो, चाहे वो किसी यानी मेन ऑफेंस के लिए हो। सो अगर कोई लड़की एफआईआर दर्ज करवाती थी और कोर्ट रूम में हद की जो सख्त शराइत है ना, जिसमें इस्लाम ये कहता है ना कि अगर जिना का केस हो तो उसमें 4 विटनेसेस जो हैं, और विटनेसेस का यानी जो तज़कियत शहूद हैं उसके ऊपर पूरा उतरना ज़रूरी है कि वो मुसलमान मर्द हों और गवाह हों, ठीक है। यानी वो नेक भी हों, वो सच्चे भी हों, तो उनकी जो चशमदीद गवाही है वो शहादत ज़रूरी होती है इस्लाम में, ठीक है। सो ये एक बहुत 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 ही मुश्किल काम है कि अगर किसी के रेप के लिए यानी जिना के केस में अगर चार चशमदीद गवाह जो हैं अ, वो मौजूद हों, तो ये शर्त पूरी करना बहुत यानी मुश्किल काम था, ठीक है। यानी पूरी नहीं हो पाती थी। वो एफआईआर तो कर लेती थी, लेकिन फिर उसके लिए जो अक्यूज हैं उसके अगेंस्ट विटनेसेस वो कहाँ से लाती, ठीक है। तो फिर उस सूरत में जो लड़की की अपनी स्टेटमेंट है, यानी कन्फेशन ऑफ जिना, यानी उसमें बदल जाती थी, और इसी तरह उस लड़की को ही सज़ा मिल जाती थी। और इस वजह से जो विक्टिम्स हैं वो अक्सर अभी भी अगर आप इस दौर में भी देखें तो जो रेप के केसेस होते हैं उसमें बहुत कम एफआईआर दर्ज होती हैं। तो उस वक्त तो ये बहुत ही मुश्किल था, तो फिर इस वजह से एक डर पैदा हुआ, और जो विक्टिम्स होते थे उन्होंने रिपोर्ट करना बिल्कुल छोड़ दी। सो इसके बाद जो थर्ड एरा है, यानी जो 2006 का है, उसमें फिर ये हुआ कि वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2006 का। यानी ये इसका रिस्टोरेशन का एरा था, क्योंकि हमने कहा ना कि यहाँ पे जो ओरिजिनल पिनल कोड में ये सेक्शन मौजूद था, लेकिन उसको रिपील करके इस ऑर्डिनेंस इनके ज़रिए से जिना ऑर्डिनेंस में डाला गया। अब फिर यहाँ 2006 में दोबारा से इसको पीपीसी में डाला गया, और इसकी वजह ये थी कि जो सिविल सोसाइटीज़ थे या जो लीगल एक्सपर्ट्स थे उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो फिर जो पार्लियामेंट है उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन यानी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2006 है वो पास किया, और इस एक्ट के ज़रिए से जो जेना बिल जबर है उसको जो हदूद आर्डिनेंस है उससे निकाल कर दोबारा बीपीसी में सेक्शन नंबर 375 और जो 376 है, इसको अगर आप देखें 376, ठीक है, तो इसको दोबारा जो है यहाँ पे रिस्टोर कर दिया। सो दोबारा से जो रेप के केसेस होते थे वो सीआरपीसी के अंडर जो रेगुलर ट्रायल कोर्ट्स हैं जैसे सेशन कोर्ट्स उनमें दोबारा से चलने लगे, और जो एविडेंशरी स्टैंडर्ड था वो कानून शहादत आर्डर तो 1984 का है, उसके मुताबिक उसको नॉर्मल बनाया गया। इनकी ये एक बहुत सिवियर कंडीशन है, ठीक है, बहुत सीरियस कंडीशंस हैं जो बहुत मुश्किल से रेप के केसेस में पूरी होती हैं। सो उसके बाद अगर हम फोर्थ एरा को देखें तो जो फोर्थ एरा है वो स्टार्ट होता है 2016 से 20 यानी अभी जो 2021 या अभी जितनी भी मॉडर्न अमेंडमेंट्स हुई हैं इसमें डेवलपमेंट हुई हैं। सो 2016 में द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑफेंस ऑफ रेप एक्ट 2016 जो है उसमें दोबारा से अमेंडमेंट की गई, और इस अमेंडमेंट ने ये जो सेक्शन नंबर 375 है इसको मज़ीद वाइड कर दिया।
क्योंकि ये देखिए ना, यहाँ पे आपको ये 2 और 3 भी नज़र आ रहे हैं, तो ये रेफरेंसेस हैं। तो ये रेफरेंसेस चैप्टर के आखिर में लिखे होते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। ये ओमिटेड बाय एक्ट, ये 2021 में ओमिट हो गया है, और फिर ये इंसर्ट हुआ था कब, तो 2016 में। सो ये आप देख सकते हैं, ये क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट है। अगर इसका हम आर्टिकल नंबर 1 देखें, ये देखें, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ऑफेंस एक्ट 2016। सो ये 2016 का एक्ट है। और यानी ये उसका बिल है, ठीक है। इसमें सिर्फ पाकिस्तान बिल कोड में रेप के हवाले से चेंजेस नहीं हुई, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी अमेंडमेंट हुई है, कम्युनिटी शहादत में भी। लेकिन ये लिखा हुआ है कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट रिलेटिंग टू रेप एक्ट। सो जो रेप से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो सिर्फ पाकिस्तान पिनल कोड में तो नहीं है, वो तो CRPC में भी है, कानूनी शहादत में भी है। तो इस बिल के ज़रिए से, ये चूँकि बिल है तो ये बाद में फिर एक्ट पास हुआ था, ठीक है। तो इसके ज़रिए से जहाँ जहाँ रेप के जो प्रोविजंस रिलेवेंट हैं उनको अमेंड कर दिया गया है। यानी अगर इस एक्ट को हम देखें तो इस एक्ट में आप ये देख सकते हैं, ये जो सेक्शन नंबर 55 है पाकिस्तान पिनल कोड का, उसमें ये जो पैराग्राफ है ये डाला गया है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सेक्शन नंबर 55 है, कम्युटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो इसमें ये जो लास्ट वाली प्रोविजन है, इसमें आप सेक्शन नंबर ये 376, 376A ये आप देख सकते हैं। सो ये दिखाने और बताने का मकसद जो है वो ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि ला किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो ये जो सेक्शन नंबर 376 है, ये कह रहा है कि 376 बी, यानी उसका जो सब सेक्शन 1 है वो भी इंसर्ट किया गया है 376 में, जो मेन सेक्शन है। और उसके अलावा जो इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन 376A ये भी इस एक्ट के ज़रिए से इंसर्ट किया गया है। सो इस एक्ट को जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, जब हम इस मिनी चैप्टर को पढ़ेंगे तो फिर उन जहाँ से पीसी में ज़रूरत होगी, कानूनी शहादत में या पीसी में, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको देखेंगे। ओके, सो इसके बाद अगर हम जो 5th एरा है उसको अगर हम देखें तो वो स्टार्ट होता है ओके, ये 4th वाला जो है ये ऑलरेडी 2016 से 2021 तक है, इसको हम कट कर देते हैं। सो उसके बाद ये जो एक्ट है ये 2021 का एक्ट है, ये दिस एक्ट में बी कॉल्ड द एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021। सो ये पाकिस्तान की जो लीगल हिस्ट्री है, पर्टिकुलरली चूँकि हम रेप की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये सबसे बड़ी तब्दीली इस एक्ट के ज़रिए से आई। और इस एक्ट के तहत ये जो 2021 का है, इसमें जो सेक्शन नंबर 375 है उसको बिल्कुल पूरी तरह जो है रीड्राफ्ट किया गया, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये है कि ये 2021 का ये एक्ट है, इन्वेस्टिगेशन रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट, इसमें जो अमेंडमेंट हुई, अब रेप सिर्फ मर्द और औरत तक महदूद नहीं रहा। अब विक्टिम जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती हैं, या ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। सो ये हमें बताते हैं कि अगर रेप के केसेस हों तो फिर उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं, ट्रायल होती हैं, वो कैसी की जाएगी। जैसे आप सेक्शन नंबर 3 को देख सकते हैं कि इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है। और फिर एंटी क्राइसिस रेप सेल बनाए गए हैं, और उन रेप सेल्स जो क्राइसिस सेल्स होते हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, उनको क्या लीगल असिस्टेंस दी जाएंगी। ये सारा कुछ इस एक्ट में जो है मेंशन है। लेकिन ये पर्टिकुलरली किसके हवाले से हैं, ये रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट के हवाले से हैं। सो अब अगर हम अपने मेन सेक्शन की तरफ आएँ, ओके, सो ये तो इस कंसेप्ट की लीगल हिस्ट्री हो गई। अगर इसकी फ़िलॉसफ़ी को हम देखें कि इसकी फ़िलॉसफ़ी क्या है, तो देखें रेप क्या है। रेप एक ऑफेंस है, यानी ये एक क्या है, क्राइम है। और क्राइम में 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं रूट लेवल के ऊपर। सबसे पहले जो चीज़ होती है वो क्या है, वो है कोई लीगल इंटरेस्ट, ठीक है। यानी उसकी वायलेशन होती है, कोई लीगल इंटरेस्ट होता है, कोई लीगल राइट होता है जिसकी वायलेशंस होती हैं, उसको नुकसान पहुंचता है। और जो सेकंड चीज़ है वो, यानी जो लॉ है, उस नुकसान को सोसाइटी के लिए इतना सीरियस समझता है कि स्टेट क्या करती हैं, स्टेट इंटरवेंशन होती है, ठीक है, स्टेट इंटरवेंशन। और जो थर्ड नंबर पे जो चीज़ होती है फिर उसके बाद वो क्या है, वो ऑफेंडर को पनिशमेंट मिलती है, यानी जो ऑफेंडर है वो पनिश किया जाता है। अब रेप भी एक क्राइम है, एक ऑफेंस है। तो अगर हम इसकी फिलॉसफी को देखें तो रेप में लॉ किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपका ख्याल सिर्फ ये है कि वुमेन की ऑनर को, तो ये यानी एक परफेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि सिर्फ जो वुमेन की ऑनर्स हैं उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। जैसे हमने अभी देखा ना कि जो मॉडर्न इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ रेप था वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लॉ रेप के केस में जिस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है वो है सेक्चुअल ऑटोनॉमी।
सेक्सुअल ऑटोनॉमी से क्या मुराद है, यानी हर इंसान को अपने जिस्म के बारे में फ़ैसला करने का जो बुनियादी हक हासिल है कि उसने जो सेक्सुअल रिलेशन है वो किसके साथ रखना है, कब रखना है, किस तरह रखना है, ठीक है। सो उसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, उनकी इजाज़त के बगैर किसी दूसरे शख्स के पास ये राइट नहीं है कि वो बाउंड्रीज़ क्रॉस करे और उसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट जो है वो जाए इस एक्शन के लिए, इस ऑफेंस के लिए। सो यहाँ पे जो लॉ है, यानी वो राइट टू जो हमारा लाइफ है, राइट टू डिग्निटी है, जो आर्टिकल 9 और आर्टिकल जो 14 पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उन सब को प्रोटेक्ट करता है। और जो दूसरी चीज़ है जिसको लॉ प्रोटेक्ट करता है वो है बॉडीली इंटीग्रिटी। देखें, जब इंसान इस हालत में होता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो, उसको सर्जरी वगैरह की ज़रूरत होती है, तो यानी डॉक्टर की ड्यूटी है, वो लीगली बाउंड टू डू होते हैं कि वो इंसान की जान बचाएं। लेकिन ये जो बॉडी की इंटीग्रिटी का कंसेप्ट है, ये जो प्रिंसिपल है, इस कंसेप्ट की वजह से जो डॉक्टर हैं वो ऑपरेशन भी बिना कंसेंट के नहीं कर सकते। सो इसलिए जो रेप है वो सिर्फ सेक्सुअल ऑफेंस नहीं है, बल्कि वो बॉडीली इंटीग्रिटी के अगेंस्ट भी एक ऑफेंस है। क्योंकि जो मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी है वो ये कहते हैं कि रेप इज़ एन ऑफेंस ऑफ पावर, डोमिनेंस एंड वायलेंस। सेक्स इज़ जस्ट द वेपन। और जो थर्ड कंसेप्ट है वो है ह्यूमन डिग्निटी का। और ये आपको पता है कि हमारा जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो आर्टिकल नंबर 14 है वो हमें ये राइट देता है, ह्यूमन डिग्निटी का कंसेप्ट देता है। यानी लॉ में डिग्निटी का मतलब है, यानी डिग्निटी अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ इज़्ज़त है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। असल में जो डिग्निटी है वो हर इंसान को यानी कभी भी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। असल में डिग्निटी ये है। और रेप में क्या होता है कि जो ऑफेंडर है वो विक्टिम को एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग की तरह समझते ही नहीं है। और वो क्या करता है, जो ऑफेंडर होता है वो विक्टिम को सिर्फ अपनी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं वो सेटिस्फाई करने का एक टूल बना देता है। इसलिए जो रेप है वो डिग्निटी के अगेंस्ट भी एक ऑफेंस है। और फिर उसके बाद जो कंसेप्ट है वो है पर्सनल लिबर्टी का। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो हमें आर्टिकल 9 में वो बात करता है लिबर्टी की। आर्टिकल 9, ठीक है, वो पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। सो जो आर्टिकल 9 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो हमें पर्सनल लिबर्टी देता है। और सेक्सुअल चॉइसेस भी लिबर्टी का हिस्सा हैं, और स्टेट इस लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती है। यानी अगर दो एडल्ट लोग हैं वो अपनी मर्जी से सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो लॉ नॉर्मली इंटरफेयर नहीं करता। और उसकी वजह ये है कि क्राइम का जो बुनियादी एलिमेंट है वो एब्सेंट है, यानी कंसेंट वहाँ पे मौजूद होता है। अगर वो अपनी उनकी रज़ा शामिल होती है तो उनकी जो ऑटोनॉमी है वो वायोलेट नहीं हो रही होती। और इसके अलावा स्टेट का काम मोरलिटी इन्फोर्स करना नहीं है। स्टेट का काम क्या है, राइट्स को प्रोटेक्ट करना। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात है कि पाकिस्तान में अगर कंसेंचुअल सेक्सुअल एक्ट्स होते हैं, यानी शादी के बाहर अगर शायद निकाह नहीं हुआ होता, तो वो दूसरे कवानीन के ज़रिए असर आ सकते हैं। इसलिए जो रेप है और ज़िना है ये हमेशा यानी दो अलग अलग लीगल फ्रेमवर्क के अंदर समझे जाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अ, अगर कोई ज़िना कमिट करे जिसमें इंसान की अपनी मर्ज़ी शामिल हो, तो वो ऑफ़ेंस नहीं है, वो भी ऑफ़ेंस है, ठीक है? लेकिन वो इन सेक्शंस के ज़रिए अंडर नहीं आता। सो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 375 को। ये है रेप, ठीक है? ये जो मिनी चैप्टर है इसका टाइटल भी है रेप। सो बेसिकली ये जो टर्म है रेप, ये लैटिन लैंग्वेज से आया है। और लैटिन लैंग्वेज का जो वर्ड है रेपेर, उससे निकला है। इसका मतलब यानी लैटिन मीनिंग इसकी सेक्सुअल नहीं थी, बल्कि इसका मतलब लैटिन लैंग्वेज में है किसी चीज़ को फोर्सिबली सीज करना। या किसी चीज़ को यानी टू स्नेच फोर्सिबली, सही है। और बाद में जब लीगल इवोल्यूशन हुई तो ये सेक्सुअल ऑफेंस का टेक्निकल वर्ड बन गया। सो जो मॉडर्न क्रिमिनल लॉ है उसमें अब रेप का ये मतलब है कि कोई स्पेसिफाइड सेक्सुअल एक्ट्स जो किसी सर्टन यानी सर्कमस्टांसिस में किए जाते हैं जहाँ पे जो वैलिड कंसेंट है अगर वो शामिल ना हो तो। यानी इसमें रेप में दो चीज़ें का होना ज़रूरी है। एक तो ये है कि ये एक सेक्सुअल एक्ट होना चाहिए, और सेकंड चीज़ इसमें ये है कि जो कंसेंट है वो क्या हो, वो इनवैलिड हो। क्योंकि अगर वैलिड कंसेंट होगी तो फिर वो क्या होगा, वो रेप में नहीं आएगा, वो जिना जिना में आएगा, जिना बिरदा में।
सो अगर सेक्सुअल एक्ट या इनविलियंट कंसेंट दोनों में से कोई एक एलिमेंट भी अगर मिसिंग होगा तो फिर सेक्शन नंबर 375 जो है ये इस्टेब्लिश नहीं होगी। सो इसका जो टेक्स्ट है ये कहता है कि अ पर्सन ए इज सेड टू कमिट रेप इफ ए, यानी ये जो वाला जो ए सो ये जो ओपनिंग फ्रेज है ये एक कंडीशनल डिफिनेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इफ़। सो इसका मतलब ये है कि अगर नीचे की जितनी भी कंडीशंस हैं इसमें ये जो क्लॉजेस हैं ए बी सी डी और फिर उसके बाद ये जो सेवन्थ कंडीशंस हैं अगेन जो डिस्क्रिप्शंस हैं इनमें से कोई एक भी अगर कंप्लीट होगी तो फिर ये समझा जाएगा कि अ पर्सन यानी कोई एक शख्स वो कौन हो सकता है, यानी वो ए हो सकता है। यानी ये जो ए है ना ये एक ड्राफ्टिंग सिंबल है, इसमें कोई भी शख्स हो सकता है। तो फिर ये समझा जाएगा कि उसने क्या कमिट किया है, रेप कमिट किया है। अब ये जो सेक्शन है ये हमें रेप की डिफिनीशन प्रोवाइड करता है, तो इसको देखते हैं कि रेप क्या है। सो जो फर्स्ट क्लॉज है ये कहता है पेनिट्रेट्स हिज पीनस टू एनी एक्सटेंड into the vagina, mouth, urethra or anus of another person B or makes B to do so with A or any other person। देखिए ये जो क्लॉज है क्लॉज ए इसका जो एक्ट दिया है यानी जो फिजिकल प्रोहिबिटेड एक्ट है वो क्या है, वो पीनस के ज़रिए से पेनिट्रेशन है। लेकिन सिर्फ ये जो पेनिट्रेशन है इसका होना काफ़ी नहीं है। यानी इस एक्ट को जो सेक्शन नंबर 375 के ये जो नीचे के क्लॉजेस है ना ये फर्स्ट 3 से लेकर ये 7 तक ये ठीक है, ये सारी कंडीशंस भी पूरी होनी चाहिए। ये यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई पेनिट्रेशन कर ले पीनस के ज़रिए से तो जो शर्त है वो क्या हो कि वो बी के विल के अगेंस्ट हो, अगर उसकी यानी विदाउट उसके कंसेंट के बगैर हो। अगर उसकी विल शामिल है, उसकी कंसेंट शामिल है तो फिर चाहे ये हो भी तो वो रेप तो नहीं होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या चीज़ पहले डिफाइन की कि अगर कंसेंट शामिल नहीं है यानी इनवैलिड कंसेंट है और सेक्सुअल एक्ट है तो फिर वो रेप में आएगा। ठीक है, अगर सेक्सुअल एक्ट है लेकिन कंसेंट शामिल है तो फिर वो जिना में आएगा। सो जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि पेनिट्रेट हिज पीनस। सो आगे कहते हैं कि टू एनी एक्सटेंड। एनी एक्सटेंड का मतलब ये है कि मुकम्मल पेनिट्रेशन या इजैकुलेशंस यानी जो मनी खारिज होती है वो ज़रूरी नहीं है। अगर सिर्फ जो टिप है ऑर्गन का यानी पीनस का अगर वो भी टच हो या टच होकर वो थोड़ा सा अंदर जाए तो ये रेप का जो एक्ट किया है वो मुकम्मल हो जाएगा। सो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सेक्शन में जो पार्लियामेंट है उन्होंने 5 किस्म के जो एनाटॉमिकल टर्म्स हैं वो यूज़ किए हैं। ठीक है, एक तो पीनस है, दूसरा विजाइना है, तीसरा माउथ एंड यूरेथ्रा एंड एनस। ठीक है, सो इनको समझना जो है ये इस वजह से भी ज़रूरी है कि जो फोरेंसिक मेडिसिन का और क्रिमिनल लॉ है उसमें जो ऑफेंस को प्रूव करना है, कौन सा ऑफेंस, सेक्शन 375 का। सो वो अब तब प्रूव कर सकते हैं जब आपको इनकी जो अनाटमी है उसके बारे में इल्म हो। सो ऑब्वियसली आपको पता है जो पीनस है ये मेल का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसके दो मेजर फंक्शंस होते हैं, एक तो रिप्रोडक्शन है यानी सीमन ट्रांसफ़र है और दूसरा जो है वो यूरिनेशन है। ठीक है, सो ये जो क्लॉज ए है ये स्पेसिफिकली कहते हैं कि हिज पीनस, यहाँ पे ये लिखा हुआ है हिज पीनस, इसलिए इस क्लॉज का जो प्रोहिबिटेड एक्ट है वो पेनाइल पेनिट्रेशन है। और फिर उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो है विजाइना, और जो विजाइना है वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक मस्कुलर कैनाल होता है जो जो यूट्रस होता है उसको बॉडी के बाहर से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये एक कैनाल होती है। और जो सेक्शन नंबर 375 की जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को अगर हम देखें तो ये कहते हैं कि विजाइना में ओके एक्सप्लेनेशन 1 फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन यानी सेक्शन 375 के लिए जो विजाइना है शेल आल्सो इंक्लूड लिबिया मेजोरा मेजोरा। ठीक है, तो अब ये जो लिबिया मेजोरा है ये भी विजाइना में शामिल है। ठीक है, सो ये जो लिबिया मेजोरा है ये क्या है, ये फीमेल के एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया के दो आउटर स्किन फोल्ड्स होते हैं और ये इसका जो काम होता है ये विजाइना है उसकी ओपनिंग को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो इस वजह से ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में ऐड की गई है। और फिर उसके बाद है माउथ। माउथ हमारा जो डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका ओपनिंग है, जैसे कि हम खांसी कहते हैं। ठीक है, सो ये माउथ इस वजह से शामिल किया गया है यानी इस डिफिनीशन में, इस क्लॉज में
यहाँ पे जो ओरल पेनिट्रेशंस हैं, जो फोर्स्ड ओरल पेनिट्रेशंस होती हैं, उसको भी रेप की डिफिनीशन में शामिल किया गया है। तो फिर उसके बाद है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ये जो यूरिनरी सिस्टम है उसका हिस्सा है, ठीक है, जहाँ से फीमेल यूरिन करती हैं, ठीक है। सो फीमेल में यूरेथ्रा एक छोटी ट्यूब होती है जो ब्लेडर से यूरिन बाहर निकालती है, और जो विजाइनल ओपनिंग है उसके ऊपर होती है, ठीक है। यानी ये अलग अलग होती हैं, ठीक है। और मेनली जो यूरेथ्रा है वो पीनस को अंदर से ही गुजरती है, और यूरिन और सीमेन दोनों का रास्ता एक ही रास्ता है। लेकिन फीमेल में दोनों जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट किनार्स होती है। और फिर है एनस। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फाइनल ओपनिंग है हमारी बॉडी में, जहाँ से स्टूल बॉडी से बाहर निकलता है। सो इस क्लास के ज़रिए से, यानी क्लास ए के ज़रिए से जो एनल पेनिट्रेशंस है इसको भी रेप की डिफिनीशन का हिस्सा बना दिया गया है। हालांकि ये जो लफ्ज़ हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये पहले का जो ओरिजिनल पेनल कोड था उसमें ये शामिल नहीं थे। उसमें रेप की डिफिनीशन सिर्फ यही की कि अगर पीनस जो है वो पेनिट्रेशन करे विजाइना में, क्योंकि जो ओरिजिनल पेनल कोड है उसमें यहाँ पे अ पर्सन की जगह पे लिखा हुआ था अ मैन, क्योंकि उस वक्त सिर्फ ये कंसिडर किया जाता था कि रेप कौन कर सकता है, सिर्फ मर्द ही कर सकता है। लेकिन बाद में अमेंडमेंट के ज़रिए से यहाँ पे अमेन को इसमें अमेंडमेंट हुई और इस वर्ड को रिप्लेस किया गया अ पर्सन के ज़रिए से। सो अब पर्सन में कौन शामिल है? अब पर्सन में इसको देखते हैं, यहाँ पे पर्सन में है, ये देखें एक्सप्लेनेशन नंबर 3। ये कहते हैं कि इन दिस चैप्टर पर्सन मीन्स मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, ठीक है। ओके, सो एंड रेप इंक्लूड गैंग रेप। ओके, सो अमेंडमेंट के ज़रिए से यहाँ पे अ पर्सन डाला गया, क्योंकि जो रेप की डिफिनीशन है उसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो उसको सिर्फ पीनस पेनिट्रेशंस के अलावा बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया, बहुत ज़्यादा। उसकी डिफिनीशन जो है वाइड है। सो वो अब हम आगे की क्लासेस में देखते हैं, क्योंकि रेप सिर्फ ये नहीं है कि कोई मर्द सिर्फ औरत के साथ करे, बल्कि इसमें कोई औरत भी मर्द के साथ कर सकती है, क्योंकि ये सेक्सुअल एक्ट हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसमें पेनिट्रेशन हो, और या किसी ट्रांसजेंडर के साथ भी हो सकता है। यानी जो मॉडर्न अमेंडमेंट्स हैं उन्होंने जो ओरल, एनल या यूरिथ्रल पेनिट्रेशंस हैं उसको भी इक्वल लीगल प्रोटेक्शन दी है। इससे जो लॉ का फोकस है वो वर्जिनिटी, ये जो रिप्रोडक्शन है, उससे हटकर जो सेक्सुअल ऑटोनॉमी है इंसान की और जो बॉडीली इंटीग्रिटी है उसके ऊपर आ गया है। सो एक चीज़ जो याद रखनी ज़रूरी है वो ये है कि ये जो सब क्लॉज ए है ये सिर्फ एक डिफाइन करता है, और एक्ट जो है वो इसमें मल्टीपल एक्ट्स जो है वो डिफाइन किए गए हैं। जो कंसेंट का क्वेश्चन है वो यहाँ पे अभी डिसाइड नहीं हो रहा, वो कहाँ पे डिसाइड होगा, वो जो हम सारे ये सब क्लास पढ़ेंगे 4 तक, फिर उसके बाद, क्योंकि ये जो चारों क्लासेस हैं इनको अगर हम पढ़ेंगे तो हम इन ये जो फर्स्टली से लेकर 7 तक जितनी भी सारी कंडीशंस हैं इनके साथ हम अटैच करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बगैर हम इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि देखिए अगर हम जनरली इसको ले लें कि पेनिट्रेट हिज पीनस, तो इस तरह तो हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में भी होता है, ठीक है। लेकिन तो क्या वो रेप होगा? वो रेप नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे कंसेंट शामिल होती है। सो इस वजह से ये जो सारे क्लॉजेस हैं इसको हम एक एक करके, ये जो नीचे जितनी भी कंडीशन दी गई हैं इनके साथ मिलाकर हमने पढ़ना है। अ, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ऑफ अनदर पर्सन भी, तो ये जो पर्सन ए है यहाँ पे, ये वाला जो ए है ये किसको शो करता है? ये ऑफेंडर को शो करता है। और ये जो बी है ये किसको शो करता है? ये विक्टिम को शो करता है, ठीक है। सो जो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है उसमें, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में ये जो विक्टिम है या ऑफेंडर है वो फीमेल ट्रांसजेंडर, इसमें कोई भी हो सकता है। अब जो नेक्स्ट फ्रेज ने ये कहता है कि आई मेक्स बी टू डू सो, यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ़ ए पेनिट्रेट हिज पीनस, यानी अगर वो खुद ये एक्ट करता है। ये जो क्लॉज ए है ना, यहाँ पे इसमें जो आपने जिस चीज़ को फोकस में रखना है, जिस एक्ट को आपने फोकस में रखना है वो है पेनिट्रेशन, चाहे वो विजाइना में हो, माउथ में हो, यूरेथ्रा में हो या एनस में हो, ठीक है। या अगर ये जो फॉर एग्जांपल ये शख्स ए हैं जो ऑफेंडर है, वो मर्द औरत ख्वाजा सरा कोई भी हो सकता है, अगर वो क्या करता है कि खुद पेनिट्रेशन नहीं करता इसमें से किसी भी पार्ट में, अगर वो पेनिट्रेशन नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है कि वो जो विक्टिम बी है उसको फॉर एग्जांपल किसी फोर्स्ड या कोवर्सिव एक्शंस के ज़रिए से, जैसे गन पॉइंट पर या जान से मारने की धमकी उसको देता है, और उसको ये मजबूर करता है कि तुम मेरे साथ, ठीक है, कि तुम मेरे साथ या किसी कोई तीसरा शख्स जो है उसके साथ ये पेनिट्रेटिव एक्ट करो। पेनिट्रेटिव एक्ट, क्योंकि यहाँ पे इस क्लॉज का जो मेन फोकस है क्या है, वो पेनिट्रेशन है, ठीक है, चाहे वो किसी किसी जिस ऑर्गन में भी हो। अ, तो
इस यहाँ पे जो फिजिकल एक्ट हैं वो विक्टिम के होने के बावजूद, ये किसने किया है? विक्टिम ने किया है ना, क्योंकि जो एक्यूज्ड है वो विक्टिम को मजबूर कर रहा है। तो अगर विक्टिम भी ये एक्ट करे किसी मजबूरी के तहत कि धमकी के बायस, तो उसके बावजूद भी ये जो मुलजिम है ए, ये कंसिडर किया जाएगा कि उस ए ने जो है ये रेप कमिट किया है, अगरचे वो खुद कोई फिजिकल मूवमेंट ना करे, दूसरे से करवाए। यहाँ पे ये लिखा है ना कि मेक्स बी टू डू सो, यानी उसको कहते हैं कि आप मेरे साथ करो विद ए और एनी अदर पर्सन, या किसी तीसरे शख्स से उसको कहा जाता है कि आप करो। यानी इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक शख्स है ए का वो फोर्स करता है गन पॉइंट पे बी को कहता है कि आप सी के साथ पेनिट्रेटिव एक्ट करो। पेनिट्रेटिव एक्ट को हमने देख लिया कि वो किस किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जो एक्ट हो रहा है, ये किसके बीच में हो रहा है? बी और सी के बीच में हो रहा है। ये तो एक इस एक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ ए मेक्स बी टू डू सो, ये वाली कंडीशन नहीं है, ये वाली कंडीशन है। इफ़ ए मेक्स बी टू डू सो विद अनदर पर्सन, तो यहाँ पे उसने यानी फोर्स या किसी भी वजह के ज़रिए से वो उसको अदर पर्सन के साथ पेनिट्रेशन का कह रहा है। तो यहाँ पे जो रेप की कमीशन का जो ऑफेंस है वो किसके ऊपर लगेगा? ए के ऊपर लगेगा। यानी ये थर्ड वाली क्लास हो गई, ठीक है। अब अगर ये ए जो है वो खुद कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं कर रहा, वो बी को कह रहा है, यानी फोर्स कर रहा है, कोवर्जन उसके ऊपर यूज़ कर रहा है, धमकी दे रहा है कि आप मेरे साथ एक्ट करो। अब ये फिजिकली साइलेंट है, ये कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं कर रहा, बी कर रहा है कोई एक्शन, लेकिन वो एक्शन कौन सा होना चाहिए? पेनिट्रेशन का होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बी कोई एक्ट कर रहा है तो ए तो मूवमेंट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी रेप जो ऑफेंस है वो किसके ऊपर होगा? ए के ऊपर, क्योंकि ये किस क्लॉज के अंडर फॉल करेगा? ये इस क्लॉज के अंडर फॉल करेगा कि एक्स ए मेक्स बी टू डू सो, क्योंकि यहाँ पे ए क्या कर रहा है? वो बी से वो करवा रहा है। सो अब हम क्लॉज नंबर बी को देखते हैं। ये कहते हैं कि ये शुरू यहाँ से करना है कि अ पर्सन ए इज सेड टू कमिट रेप इफ ए इंसर्ट्स, यहाँ पे इस लस पे गौर करें, यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट्स, ऊपर क्या लिखा हुआ था? पेनिट्रेट्स, ठीक है। तो ये जो लफ्ज़ है इंसर्ट, इसको पार्लियामेंट ने इंटेंशनली यहाँ पे शामिल किया है, क्योंकि जो पेनिट्रेशन है वो ज़्यादातर पीनस के कंटेक्स्ट में यूज़ होता है, जबकि जो इंसर्शन है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी पार्ट्स के कंटेक्स्ट में यूज़ हो सकता है। ये कहते हैं कि अगर ए क्या करता है इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट, ये सेम वही प्लेस है, यानी यहाँ से कॉपी किया गया है दोबारा से, ठीक है, रिपीट किया गया है। एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ था पीनस, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी ऑब्जेक्ट। जहाँ भी जिस भी प्रोविजंस में पार्लियामेंट ये रस लिखती है ना एनी, तो उसका स्कोप इंटेंशनली वो उसको वाइड कर देती है। यानी कि अगर कोई ऐसी चीज़ है फॉर एग्जांपल जो आज के दौर में मौजूद नहीं है, आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए जो आज के दिन में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो भी इसमें शामिल होगा। सो बेसिकली ये इस क्लास का जो फोकस है वो किसके ऊपर है? ऑब्जेक्ट इंसर्शन के ऊपर है, ठीक है, ना कि पेनाइल पेनिट्रेशन के ऊपर। सो ये कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, यानी उस ऑब्जेक्ट में कोई भी चीज़ शामिल हो सकती है, मिसाल के तौर पर स्टिक है, बॉटल है, कोई रॉड है, कोई ग्लास का ऑब्जेक्ट है, या कोई जो सेक्सुअल टॉयज़ है वो अगर है, यानी ऑब्जेक्ट में कोई भी चीज़ शामिल हो सकती है, अगर वो इंसर्ट करता है ओके, और एनी एक्सटेंट, ये तो इसको तो हमने ऑलरेडी देख चुका है कि कंप्लीट इंसर्शन ज़रूरी नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट या बॉडी पार्ट ओपनिंग के अंदर से थोड़ी सी हद तक भी दाखिल हो जाए तो फिर ला इस एलिमेंट को कंप्लीट समझ सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई ये डिफेंस लेता है या आर्गूमेंट लेता है ना कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा तो अंदर नहीं गया था, सो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी एक्सटेंट, वो एक्सटेंट कम भी हो सकता है, वो एक्सटेंट ज़्यादा भी हो सकता है। और अ पार्ट ऑफ द बॉडी यहाँ पे यानी जो बॉडी के नेचुरल पार्ट्स हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसमें फिंगर्स भी आ सकते हैं, लेकिन से फिंगर इसमें शामिल नहीं है, और इसमें हाथ भी शामिल हो सकता है। नॉट बीइंग द पीनस, लेकिन जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो क्या है? वो पीनस जो है वो इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीनस जो है वो क्लास नंबर ए में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अगर यहाँ भी होता तो फिर ये दोनों जो क्लासेस हैं ये ओवरलेप हो जाते और कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, ठीक है। इस वजह से पीनस इस यहाँ से निकाल लें। इनटू द विजाइना द यूरेथ्रा और एनस ऑफ बी
यानी ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ये बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे, वजाइना, यूरेथ्रा और एनस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मेंशन नहीं की गई वो क्या है, वो है माउथ। अगर हम क्लॉज ए को देखें कि यहाँ पे माउथ भी शामिल है, ठीक है। सो सवाल ये है कि यहाँ पे माउथ को क्यों निकाला गया है। तो ये जो लेजिस्लेटिव एक्सप्लेनेशन है ये इंस्टीट्यूट्स में मेंशन नहीं है, जैसे एक्सप्लेनेशंस वगैरह में दिए गए होते हैं। सो यानी ये एक ऐसा एरिया है जहाँ मज़ीद जो एकेडमिक डिस्कशन है, ये जो टीचर इंटरप्रिटेशंस है, उसकी गुंजाइश रह सकती है। सो आगे कह रहे हैं कि ओके, यहाँ पे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी हमने ऊपर के क्लास में देख चुके हैं। आर एन एस ऑफ बी आर मेक्स बी टू डू सो विद आर ए आर एनी अदर पर्सन, इस फ्रेज को भी ऑलरेडी अब क्लास 1 में समझ चुके हैं। लेकिन क्लास 2 में क्या था कि अगर कोई शख्स जो है वो पीनस को पेनिट्रेट करे, यानी यहाँ पे जो मुलजिम है इस क्लास के हवाले से, वो क्या होगा, वो मेल होगा, क्योंकि पीनस मेल के पास ही होता है सिर्फ। तो मैंने पेनिट्रेट हिज पीनस, किसी भी एक्सटेंट तक वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, एनस में किसी शख्स के बॉडी पार्ट्स में इंसर्ट करे, ठीक है। वो किसी एक्सटेंट तक भी हो सकता है, या उनको फोर्स या कोर्स के ज़रिए से उनसे करवाए किसी चीज़ शख्स। यहाँ पे पीनस को छोड़ के ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इंसर्ट किए जाए अगेन किसी एक्सटेंट तक, या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया जाए या बॉडी का पार्ट, यानी उंगली, हाथ या इस तरह इन बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। या अगर वो खुद ना भी कर, कोई मूवमेंट खुद ना भी करे, यानी खुद कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट ना करे दूसरे के बॉडी पार्ट्स में, लेकिन वो दूसरे को फोर्स या कोअर्जन के ज़रिए से मजबूर करे कि वो करे, यानी वो खुद करे या उसको करवाए या किसी तीसरे शख्स को करवाए, तो फिर भी ये समझा जाएगा कि जो रेप है वो किसने कमिट किया है, ए ने कमिट किया है। सो ये जो क्लास है ये 3 कंडीशंस यहाँ पे बताता है। नंबर 1 ये है कि इफ़ ए, कि फॉर एग्जांपल ए क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्शन करता है बी के अंदर। एक तो ये कंडीशंस हो गई जो मेन वाली है। उसके बाद है कि ओके, ये है कि और के बाद जो है ये वाला जो और है यहाँ से, इफ़ ए मेक्स बी टू डू सो विद ए। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो ए है वो कोवर्जन के ज़रिए से बी को कहता है कि वो उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट या उसका जो अपना बॉडी पार्ट है वो डाले, ठीक है। और जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर ए है वो बी को कोर्स करता है कि कोई जो अदर पर्सन है, फॉर एग्जांपल सी, उसकी बॉडी में कोई ऑब्जेक्ट जो है इंसर्शन करे। यहाँ पे ये तो बिल्कुल साइलेंट है, वो तो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। एक्शन तो इन दोनों के बीच में हो रहा है, लेकिन ये कोवर्जन यूज़ कर रहा है। लेकिन यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंसर्शन है। अब हो सकता है आपके जहन में ये सवाल आया हो कि इस क्लॉज में तो ये चीज़ मेंशन नहीं है कि अगर ए बी को कहे कि बी जो है वो खुद अपनी बॉडी में कोई ऑब्जेक्ट इंसर्शन करें। देखिए, अ, यहाँ पे 2 मुमकिन अप्रोचेस हो सकती हैं। एक लॉ में आपको पता है कि एक होती है लिटरल इंटरप्रिटेशन, यानी जो जजेस होते हैं वो जो टेक्स्ट होता है उसको सिर्फ वैसे ही उसको समझते हैं जैसे वो लिखा हुआ होता है। जैसे अगर हम इसको देखें कि इस क्लास में तो ये जो कंडीशन है ये मेंशन नहीं है, लेकिन एक दूसरी अप्रोच होती है, उसको कहते हैं पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। सो जो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन है ये, यहाँ पे जो जजेस होते हैं वो सेक्शन का जो मकसद होता है उसको देखते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे ए ने कोवर्जन से बी को अपनी ही बॉडी में ऑब्जेक्ट इंसर्ट करवाया, ए यानी बी को कोर्स किया कि आप अपनी बॉडी में कुछ डालो। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट इंसर्शन है, यानी लॉ का जो मकसद है ना, वो ये किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, रेप में सेक्सुअल ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है। सो इसलिए ये जो कंडीशन है ये भी क्या होगी, ये भी कवर होगी, चाहे वो ए बी को कोर्स करे कि आप अपने साथ ही क्यों ना करो। और यहाँ पे मैं आपका ओपिनियन भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे क्लास बी में माउथ मेंशन नहीं है, लेकिन अगर ए क्या करता है कि वो कोई जो सेक्सुअल टॉय है वो एक ही बी के माउथ में डालता है, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या ये भी रेप की डिफिनेशन में आना चाहिए या नहीं। सो अब हम देखते हैं क्लास नंबर सी को। सो ये कहते हैं कि अ पर्सन ए इज सेड टू कमिट रेप इफ ए मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ बी। जो मैनिपुलेशंस हैं, यानी मैनिपुलेट्स का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ को हाथ से या मैकेनिकल ज़ोर से चबाना, यानी उसको कंट्रोल करना, उसकी जो पोजीशन है उसको मैनेज करना। सो अगर ए क्या करता है,
मैनिपुलेट्स करता है किस चीज़ को, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ बी। यहाँ पे जो बी है वो कौन है, वो विक्टिम है, ठीक है। यानी उसके ऊपर कोई फिजिकल फोर्स या प्रेशर या कोवर्जन जो है वो इस तरह उसको इसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं, कोई भी पार्ट्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ आगे लेकर हुआ है, सो इज टू कॉज पेनिट्रेशन into the vagina, urethra, anus or any part of the body of B. Okay, so यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ए जो है बी के बॉडी पार्ट्स को, उसके हाथ भी हो सकते हैं, उंगली भी हो सकती है, ठीक है, उसके ये नहीं कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है, टांगे भी हो सकती हैं, हिप्स हो सकते हैं। तो वो क्या करता है कि वो बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट करता है, यानी बी के बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट करता है, और उस मैनिपुलेशंस की वजह से क्या चीज़ काज होती है, यहाँ अगेन पोजीशन का प्रिंसिपल है, यानी जो एक्ट है, जो एक्यूज ने एक्ट किया उसका जो उसकी वजह से जो काज हुआ, यानी जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होना है वो ज़रूरी है। वो रिज़ल्ट क्या होना चाहिए, पेनिट्रेशन होना चाहिए। यानी अगर ए जो है वो बी के बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट करता है, लेकिन ये जो कॉज है पेनिट्रेशन, ये अगर नहीं होता तो क्लॉज नंबर सी जो है ये इस्टेब्लिश नहीं होगी। यानी यहाँ पे जो अक्यूज, जो ऑफेंडर है, वो खुद अपना जो क्योंकि यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है पेनिट्रेशन और क्लास बी में लिखा हुआ था इंसर्शन, सो वो अपना जो पीनस है वो इन ऑर्गन्स में वो नहीं करता, यानी पेनिट्रेट नहीं करता, बल्कि जो विक्टिम है उसकी जो बॉडी मूवमेंट है, यानी उसकी बॉडी को इस तरह से हिलाता है या उसको मरोड़ता है कि जो विक्टिम बी है उसके जिस्म में ऑटोमेटिक पेनिट्रेशन हो जाए। और किन हिस्सों में हो जाए, वेजाइना में, यूरेथ्रा में, एनस में, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लॉज है वो लिखा हुआ है और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ बी। सो इसमें ये जो सब क्लॉज ओके, ये वाले जो फ्रेज हैं कि और एनी, यानी यहाँ से शुरू करेंगे ना कि अ पर्सन ए इज सेड टू कमिट रेप इफ ए मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ बी, यानी विक्टिम की बॉडी को कंट्रोल किया जा रहा है, उसकी बॉडी मूवमेंट को, सो इज टू कॉज पेनिट्रेशंस एंड, ओके ये वाला फ्रेज तो हमने देखा, सो इज टू कॉज पेनिट्रेशंस इनटू के बाद ये है एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ बी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूसरे बॉडी पार्ट्स जो हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, बट ये जो फ्रेज़ हैं इसके हवाले से मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ, मेरे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि इसमें कौन से बॉडी पार्ट्स शामिल हो सकते हैं जिसमें जो पेनिट्रेशन है वो कॉज हो सकती है, या तो फिर जो पेनिट्रेशंस की जो लीगल एक्सप्लेनेशन है हो सकता है वो डिफरेंट हो। सो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। ये आगे कह रहे हैं कि और मेक्स बी टू डू सो विद ए और एनी अदर पर्सन। यहाँ पे जो ऑफेंडर ए होता है, जो मुलजिम होता है, वो क्या करता है कि वो जो विक्टिम बी होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ बी, यानी जो विक्टिम की जो बॉडी के पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल उसके हाथ को फोर्सिबली पकड़ता है और जो विक्टिम है वो लड़ रहा है एक्यूज्ड के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी जो इसकी उंगलियां हैं, बी की जो विक्टिम है वो इसके ए के फोर्स की वजह से, यानी फिजिकल फोर्स की वजह से उसके हाथ या अपनी जो उंगलियां हैं वो उसके जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं जैसे एनस है, वजाना है या यूरेथ्रा में पेनिट्रेट हो जाएं। यानी मुलजिम की जो मैकेनिकल फोर्स है या मैनिपुलेशन है उसकी वजह से विक्टिम की अपनी ही उंगलियां यहाँ पे क्या हो रही हैं, वो अपनी ही विजाइना या इनस के अंदर या यूरेथ्रा के अंदर पेनिट्रेट हो जाती हैं, ठीक है। यानी वो कोई बॉडी पार्ट नहीं हो सकता है, हालांकि जो बॉडी पार्ट है वो किसका है, वो तो बी के अपने हैं, मगर मूवमेंट किसने करवाई, वो ए ने करवाई, ठीक है। और किस तरह करवाई, जो बी है उसके बॉडी पार्ट्स को मैनिपुलेट करके, और या जो ए है वो क्या करें, मैनिपुलेट करें बी के बॉडी पार्ट को, यानी मेक्स बी टू डू सो विद ए के बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट करें, और यदि बी को मजबूर करता है कि वो ये एक्ट ए के साथ करे या किसके साथ करें, और एनी अदर पर्सन उसके साथ करें, ठीक है। तो लॉ सिर्फ इस वजह से कि बॉडी मूवमेंट ए ने नहीं की उसको जिम्मेदारी से आज़ाद नहीं करता कि उसने कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं की, बल्कि जो क्रिमिनल लॉ है वो ये देखता है कि कंट्रोल किसके पास था, सिर्फ मूवमेंट किसने की ये ज़रूरी नहीं है। ओके, सो जो डी है उसके सब क्लॉज है, ये कहते हैं कि आ, ये कंसिडर किया जाएगा कि इन्हें रेप कमिट किया है अगर ए क्या करता है, अप्लाइज हिज माउथ टू द विजाइना, एनस, यूरेथ्रा और पीनस ऑफ बी। यहाँ पे 3 कंसेप्ट्स की बात की गई है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है अप्लाइज। अप्लाइज का मतलब है यानी लगाना, टच करना, छूना, ठीक है।
यानी जो पेनिट्रेशन है इस क्लॉज में वो ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे जो एक्सरिया है वो 3 तरह से हो सकता है। जो नंबर 1 है उसको कहते हैं कनिंगुलस। कनिंगुलस जो है ये कहते हैं कि जब कोई ऑफेंडर अपना जो मुंह है, लिप्स है या जो ज़ुबान है, अगर वो फीमेल जेनिटलिया जैसे विजाइना है, यूरेथ्रा है या लेबिया मेजोरम, वॉल्वा भी इसमें शामिल हैं, अगर उसके ऊपर लगाएं, ठीक है, अपना मुंह अगर उसके ऊपर लगाएं तो ये तो कनिंगुलस एक प्रॉब्लम। और जो सेकंड वन है वो ये है, जो एक्सिया है वो है एनेंगुरस। और एनेंगुरस लिंगस का मतलब ये है कि जब जो मुलजिम होता है वो अपना मुंह विक्टिम के इनस के ऊपर लगाए, इन उसको टच करे, चाहे मुंह हो, जुबान हो या अपने लिप्स हो, सो उसको कहते हैं एनिलिंगस। और फिर जो थर्ड टर्न है वो यहाँ पे जो थर्ड एक्ट है उसको कहते हैं फिलेशियो। सो फिलेशियो का मतलब होता है कि जब कोई मेल, यानी ये ओरल सेक्स एंड मेन होता है, सो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो माउथ है, लिप्स हैं या जो टंग है वो यूज़ किया जाता है टू स्टिमुलेट पीनस फॉर सेक्सुअल प्लेयर। सो या तो ए जो है वो खुद अपना जो मुंह है वो यानी ये एक्शन परफॉर्म करता है, या एक क्या करता है, मेक्स बी जो विक्टिम है उसको मजबूर करता है टू डू सो विद ए, कि ए के साथ वो किया जाए, यानी ये एक्शन जो है किया जाए, यानी ये ओरल सेक्स की बात हो रही है। और एक क्या करे एनी अदर पर्सन, या वो क्या करे कि बी को यानी मजबूर करे, उसके ऊपर कोर्जन करे कि वो ये सेम एक्ट जो है किसी और के अगेंस्ट करे, अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शन। अब ये फ्रेज जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर की जितनी भी कंडीशंस हमने देखी, ये जो 4 सब क्लासेस हैं इसकी सेपरेटली कोई मीनिंग नहीं बनती है अगर इसकी इसके साथ कनेक्टिविटी ना देखी जाए। सो ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, ये सर्कमस्टांसेस का फुलफिल होना ज़रूरी है। अगर इनमें कोई सर्कमस्टांसेस फुलफिल नहीं हो रहे तो ऊपर के जो सारे एक्शंस हैं अगर वो परफॉर्म किए जाएं तो ये रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, सो इन सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन करने से पहले ये जो फ्रेज़ है, अभी मैंने एक सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनको कॉल की थी, तो उनसे मैंने इस फ्रेज़ के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो मैनिपुलेशंस हैं यानी पेनिट्रेशंस हैं वो ब्रेस्ट के बीच में भी हो सकती हैं, थाइज़ के बीच में भी हो सकती हैं, या वूंड के बीच में भी हो सकती हैं। बट स्टिल मैंने ट्राई भी की, ये पाकिस्तान ला साइट है, यहाँ पे मैंने सेक्शन नंबर 386 को देखने की कोशिश की, बट मुझे 376 DSC जो है वो मुझे कहीं पे मिल नहीं रहा कि जिससे मुझे कोई ऐसा केस हाँ मिले जिसमें ये एक्सप्लेनेशन हो। सो हम फिलहाल इसी पे वो कर लेते हैं, यानी हम यही एक्सप्लेनेशन अज्यूम कर देते हैं। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस फ्रेज, बट जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो यही है। ओके, सो ये जो फ्रेज डी हमने देखा, ये सब प्लस डी जो हमने देखा, इसमें जो सलाइवा का टेस्ट है वो इम्पॉर्टेंट होता है, और जो 72 आवर की जो विंडो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सलाइवा और बकल है, और बकल मीन्स जो हमारे चीक्स के इनसाइड का पार्ट होता है, यहाँ पे जो जर्म्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, जैसे यूरिनेशन से और या बाथिंग से, ठीक है। तो और अगर फॉर एग्जांपल ये वाला क्लॉज अप्लाई हो गया है कि जो मुलजिम है उन्होंने माउथ यूज़ किया है, तो फिर जो टेस्ट है, यानी उसको जो केमिकल्स हैं उसके मुंह के, वो फिर फोरेंसिक टेस्ट के लिए, लैब के लिए भिजवाए जाते हैं टेस्ट के लिए, क्योंकि अगर किसी शख्स का मुंह किसी दूसरे के पार्ट पे लगता है तो फिर वहाँ पे जो सलाइवा है, जो थूक है, वो छूट जाता है। सो जो MLE होते हैं, यानी जो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट होता है, वो क्या करते हैं कि वो फ़ौरन यानी अगर बनाया जाए 72 आवर्स के अंदर अंदर, और जो फोरेंसिक लैब है उसमें अगर जो सलाइवा है उसमें मौजूद जो एंजाइम्स हैं अगर वो डिटेक्ट हो जाते हैं तो फिर वहाँ से जो मुलजिम का DNA है वो उसका प्रोफाइल निकल आता है। या अगर बाइट किया गया है, यानी दांतों से दांत फ्यूज़ किए गए हैं, तो फिर वहाँ पे बाइट मार्क्स होते हैं। सो फिर उसकी फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी की जाती है, यानी दांतों के जो निशान है उसका मवाजना किया जाता है और मुलजिम को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो अब हम आते हैं ये जो 7 ये डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। असल में ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं ना, फर्स्टली से लेकर ये 7th तक, ये बताते हैं कि जो सेक्सुअल एक्ट है वो कब रेप बनेगा। जो सेक्शन नंबर 375A से लेकर D तक की जो क्लासेस हैं
वो सिर्फ सेक्सुअल एक्ट बताते हैं, आपने देख लिया कि डिटेल से बताते हैं, सिर्फ एक्ट्स को डिफाइन करते हैं। जबकि ये जो 7 डिस्क्रिप्शन हम अभी देखेंगे, ये डिटरमिन करेंगे कि वो जो ऊपर ए से डी तक जो सेक्सुअल एक्ट है वो रेप कब बनेगा। क्योंकि ये फ्रेज कह रहे हैं ना कि अंडर द सर्कमस्टांसेस, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं, वेट, ओके। सो ये कह रहे हैं कि अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शंस, यानी ये जो फ्रेज है ये कहते हैं कि अगर क्लॉजेज ए से लेकर जो डी वाले एक्ट है, जो सेक्सुअल एक्ट है, अगर वो कमिट हुआ हो और नीचे जो दिए गए 7 सिचुएशंस में से कोई एक भी प्रूफ हो जाए तो वो रेप होगा। यानी सेक्सुअल एक्ट ए से लेकर डी प्लस ये जो 7 डिस्क्रिप्शंस हैं इसमें से कोई भी एक एक्ट, ठीक है, ओके। और रेप के लिए इन डिस्क्रिप्शंस में से कोई एक डिस्क्रिप्शन प्रूफ करना भी काफ़ी है, सारे डिस्क्रिप्शन का प्रूफ करना ज़रूरी नहीं है। सो ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं इसको हम आसानी के लिए 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं समझने के लिए, ओके। सो जो फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, उसको हम ये कहेंगे नो कंसेंट, नो कंसेंट, ओके। अब ये जो नो कंसेंट है इसमें कौन सा वाला है, फर्स्टली एंड सेकेंडली, तो इसमें हम डालेंगे फर्स्ट एंड प्लस सेकेंड। अब ये जो फर्स्टली है ये कहता है कि फर्स्टली अगेंस्ट बी विल, यानी ऊपर के अगर एक्शंस हैं, सेक्सुअल एक्ट्स कमिट किए जाएं, अगर वो बी के विल के अगेंस्ट हैं तो वो रेप होगा। सेकेंडली अगर वो विदाउट बी के कंसेंट हैं, यानी इसमें कंसेंट है ही नहीं, ये जो 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 टर्म्स यूज़ हुए हैं, एक है विल, एक है कंसेंट। अब इन दोनों में एक बहुत बारीक सा फ़र्क है विल और कंसेंट में। विल का ताल्लुक विक्टिम की अंदरूनी जो जहनी ख्वाहिश या कॉन्शियस है, जो ज़मीर है उससे होता है, और जो कंसेंट है उसका ताल्लुक ज़ाहरी तौर पर इजाज़त देने का एक्ट, जैसे अगर कोई वर्ड्स के ज़रिए से हो या जेस्चर्स के ज़रिए से हो, यानी या वो एक्सप्रेसली कंसेंट हो या वो एम्प्लाइड कंसेंट हो। और अगर इन दोनों में हम देखें तो यहाँ पे यूज़ हुआ है अगेंस्ट, यहाँ पे यूज़ हुआ है विदाउट। यानी अगर कोई मुल्ज़िम है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, वो क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना अगेंस्ट बी विल, तो बी के विल का मतलब यानी अगेंस्ट का मतलब ये है कि जो बी है उसने रेजिस्टेंस भी शो की, उसने अपोजिशन या रिफ्यूज़ल भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ए जो है उसने उस अपोजिशन के बावजूद ये जो सेक्सुअल एक्ट है वो कमिट किया है, क्योंकि यहाँ पे विदाउट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है ये अगेंस्ट। सो ये दोनों जो है ये अलग अलग टर्म का है और अलग अलग मीनिंग है। यानी विल और कंसेंट दोनों तो फ़र्क है ना, आपने जो स्टूडेंट्स में पढ़ा होगा कि विल किसी इंसान की जो अंदर इंटरनल कॉन्शियस डिज़ायर्स या डिसीजन जो होता है वो होता है। और फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी को नो कहती हूँ, मतलब मैं कोई काम नहीं करना चाहती, मेरा दिल नहीं चाहता किसी काम करने को, और मैं ज़ुबान से अगर मैं नो कहूँ तो ये उस विल की एक्सप्रेशन है, ठीक है। यानी ये जो अगेंस्ट विल का कंसेप्ट है ना, कि अगर बी की विल के अगेंस्ट ये सेक्सुअल एक्ट किया जाए तो इसमें जो रिजेक्शंस होती हैं वो किसी न किसी फॉर्म में ज़ाहिर भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर उसको नो कहना, उसको धक्का देना, या उसको दूर हटाना, या चीखना, या रेजिस्टेंस शो करना, या कोई और क्लियर अपोजिशन। अब जो सेकेंडली है उसमें लिखा हुआ है विदाउट बी कंसेंट, यानी इसका मतलब ये है कि कंसेंट का मौजूद ही ना होना, ठीक है। यहाँ पे लॉ ये नहीं देख रहा कि आया बी ने रेजिस्टेंस की या नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने में या हमारी सोसाइटी में अभी भी ये मिथ कायम है कि फॉर एग्ज़ाम्पल खसूसन अगर लड़की के साथ रेप कमिट किया जाता है, क्योंकि अभी तो रेप की जो डिफिनीशन है वो 2021 की जो अमेंडमेंट है उसमें रेप की डिफिनीशन ट्रांसजेंडर और मेल सब के ऊपर अप्लाई हो रही है, लेकिन उससे पहले ये कंसेप्ट होता था कि रेप सिर्फ मर्द औरत के अगेंस्ट कर सकता है, ठीक है। और अगर एक कॉमन मिथ ये भी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो जो जो रेप में इन्वॉल्व हो, अगर वो खामोश रहता है, वो रेजिस्टेंस शो नहीं करता, तो उसको कंसेंट समझा जाता है। लेकिन लॉ की नज़र में कंसेंट क्या है वो हमें कौन बताता है, वो हमें एक्सप्लेनेशन नंबर जो 2 है वो बताता है। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है। ये कहता है कि कंसेंट मीन्स एन अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट। कंसेंट का मतलब क्या है, एन अनइक्विवोकल एग्रीमेंट है, वॉलंटरी एग्रीमेंट है। अनइक्विवोकल का मतलब ये है कि जो बिल्कुल क्लियर हो,
जिसमें कोई शक व शुबा ना हो, ठीक है? यानी जिसमें कोई खामोशी ना हो, या अगर कोई सर झुकाए तो उसका मतलब जैसे समझ नहीं आता ना कि हाँ है या ना है, या कोई डर की वजह से चुप है, तो ये अनइक्वोकल कंसेंट नहीं है, ठीक है? सो अनइक्वोकल वो होगा जो बिल्कुल क्लियर होगा, जिसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी। और फिर उसके बाद यूज़ हुआ है टर्म वॉलेंट्री, ठीक है? वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी आज़ाद मर्जी से। अगर कॉन्सेंट किसी धमकी से मिली है, ज़बरदस्ती है, फ्रॉड से है या ड्रग्स देकर है, तो वॉलेंट्री नहीं होगी। और फिर उसके बाद है एग्रीमेंट। कंसेंट जो है, ये जो कंसेंट है, ये सिर्फ फीलिंग का नाम नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट का मतलब ये है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं वो क्या है, वो पार्टिसिपेशन के लिए क्लियरली विलिंगनेस यानी शो कर रहा है, जो बी है, ठीक है? पर्टिकुलरली बी की एग्रीमेंट की बात हो रही है। When B by words, gesture, or any form of verbal or non-verbal communication communicates willingness to participate in the specific sexual act. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Communicate. Communicate का मतलब ये है कि ये विलिंगनेस किसी न किसी तरीके से जाहिर होनी चाहिए, और वो जो कंसेंट है वो अनइक्वोकल हो, वॉलेंट्री हो, एग्रीमेंट हो, और यानी एग्री हो उस सेक्सुअल एक्ट के लिए। जो बी है वो उसको क्लियर वर्ड्स में भी यानी एक्सप्रेस कर सकता है, जैसे उसको हाँ कह देना, या जेस्चर के ज़रिए से भी, जैसे कोई क्लियर पॉजिटिव इशारा दे देना, ठीक है? या और एनी फॉर्म ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के ज़रिए भी हो सकती हैं, यानी जैसे ऐसा कोई कंडक्ट जो वाज़ह तौर पर विलिंगनेस शो करे, ठीक है? लेकिन हर नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन एक्ट है वो कंसेंट नहीं होता, कंटेक्स्ट बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। यानी जो बी है वो जब अपना जो कंसेंट यानी अगर दे, ऐसे तरीके से दे कि जो बिल्कुल क्लियर हो और वॉलेंट्री हो, ठीक है? चाहे वो वर्ड्स के ज़रिए से दे, चाहे जेस्चर्स के ज़रिए से दे, या किसी और फॉर्म ऑफ वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के ज़रिए से वो दे, उसको यानी कम्युनिकेट करे, ठीक है? कम्युनिकेट विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो स्पेसिफिक यानी जो कंसेंट है वो जनरल नहीं होती। कंसेंट हमेशा क्या होगी, वो स्पेसिफिक एक्ट के लिए होती हैं, और यहाँ पे जो स्पेसिफिक एक्ट है वो क्या है, वो ए से लेकर जो डी है, वो जो सेक्सुअल एक्ट हैं उसके लिए होनी चाहिए। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल ए ने जो बी है उसने ए को, जो क्लॉज ए है उसके लिए कंसेंट दे दी, तो अब ये जो डी है वो अलाउ है कि वो ए से लेकर डी तक जितनी भी सेक्सुअल एक्ट हैं उसके लिए उनकी सारी की कंसेंट शामिल है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? और ये मॉडर्न कंसेंट लॉ का यानी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी है। अब यहाँ पे इसका जो प्रोविज़ो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट इफ बी हु डज नॉट फिजिकली resist to the act of penetration, it shall not, by the reason only of that fact, be regarded as consenting to the sexual activity. ये कह रहे हैं कि अगर बी जो है वो फिजिकल रेजिस्टेंस शो ना करे, तो सिर्फ इस वजह से कि उसने फिजिकल रेजिस्टेंस शो नहीं की, ये नहीं समझा जाएगा कि उसने सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए वो मान गए, मतलब जो विक्टिम है वो मान गए हैं, या उसने कंसेंट दी हुई है, ठीक है? जैसे मैंने आपको कहा ना कि सोसाइटी में ये एक आम मिथ था कि अगर कोई यानी सेक्सुअल एक्ट के दौरान कोई खामोश रहा है, या वैसे भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी ये समझा जाता है कि अगर सामने वाला खामोश रह गया है तो ये कंसेंट है। सो ये जो लॉ है ये इस मिथ को रिजेक्ट करता है टोटली। यानी यहाँ पे जो विल है, विल में तो हमने जैसे कहा ना कि किसी को धक्का देना या रेजिस्टेंस अपोजिशन शो करना, जबकि जो विदाउट कंसेंट है इसमें ये हो सकता है कि जो बी है वो कुछ भी ना करे, ना वो नो कहे, ना वो रेजिस्टेंस शो करे, लेकिन विलिड कंसेंट फिर भी मौजूद ना हो। और इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। ये फॉर एग्जांपल जो बी है वो सो रहा हो, या अगर बी जो है वो बिल्कुल शॉक की वजह से बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, ना ना हिलता है, ना चीखता है, ना बोलता है, तो क्या इस इसमें वो कंसेंट शामिल होगी? नहीं शामिल होगी। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, और इसको जो ट्रामा साइंस है उसमें इसको फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी टोनिक मोबिलिटी कहते हैं, जहाँ पे जो इंसान होता है वो इतना शॉक में होता है कि जो बॉडी की मूवमेंट है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। और ये फियर की एक नेचुरल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, क्योंकि जब हम फियर में होते हैं, चाहे वो जिस किस्म का भी फियर हो, अगर हम अपनी अपनी बॉडी को नोट करें और हम उन सिचुएशंस को इमेजिन करें जहाँ पे हम किसी स्टेट ऑफ फियर में होते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट रिस्पॉन्स करती है। यानी हर ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है ना वो डिफरेंट रिस्पॉन्स करती है। कुछ लोगों की टांगें कँपकँपाना शुरू हो जाती हैं, और कुछ लोगों की जो मतलब जबड़े हैं वो बिल्कुल सख्त हो जाते हैं, किसी का दिल बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है, किसी को पसीना आता है।
तो ये डिफरेंट होता है कि हर इंसान की जो बॉडी है वो किस तरह रिस्पॉन्स कर सकती है, ठीक है। सो अगर जो बी है वो ना रेजिस्टेंस शो करे ना ज़बान के ज़रिए से नो कहे, तो इसका मतलब फिर भी ये नहीं होगा कि ओके ये कंसेंट है। ओके, सो अब हम आते हैं ग्रुप नंबर 2 की तरफ। जो ग्रुप नंबर 2 है उसको हम कहेंगे डिफेक्टिव कंसेंट, यानी कंसेंट मौजूद है लेकिन जो कंसेंट है उसमें क्या है, उसमें डिफेक्ट है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें जो थर्ड है, फोर्थ है एंड फिफ्थ है, तो ये 3 जो हैं ये डिफेक्टिव कंसेंट में शामिल हैं। सो थर्ड कहते हैं कि thirdly with B's consent यानी कंसेंट मौजूद है which has been obtained by putting B or any other person in whom B is interested in fear of death or of hurt। अब आपको वजह समझ आ गई है कि B का कंसेंट तो मौजूद है लेकिन उसके बावजूद, कंसेंट के बावजूद भी ये रेप क्यों है। रेप इस वजह से है कि जो ए है उसने या तो बी को यानी प्रेशराइज किया हुआ है, उसके वो किस खौफ के अंडर है, डेथ के या हर्ट के, या बी डायरेक्टली थ्रेटन हो सकता है डेथ और हर्ट के लिए, या कोई ऐसा शख्स थ्रेटन हो सकता है whom बी इज़ इंटरेस्टेड, यानी जिसका बी के साथ डायरेक्ट क्लोज लिंक हो, जैसे फैमिली मैटर्स, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, माँ बाप, बहन भाई, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, ये सब वो लोग होते हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं। यानी thirdly में असल जो वजह होती है वो क्या होती है, वो खौफ होती है। और लॉ का असूल ये है कि कंसेंट अंडर फियर इज़ नो कंसेंट इन द आइज ऑफ लॉ, यानी यहाँ पे ज़ाहिरी तौर पर बी कंसेंट दे देता है कि आप देखें कि अगर ए है वो फॉर एग्जांपल बी के बच्चे के ऊपर पिस्टन टांगता है और उसको कहते हैं कि अगर तुम मुझे कंसेंट नहीं दोगे तो मैं इसको गोली से उड़ा दूंगा, ठीक है। अब बी अगर एक्सप्रेसली कंसेंट दे भी दे या इम्प्लाइडली दे दे या एक्सप्रेसली दे दे, क्योंकि कंसेंट की डिफिनेशन में हमने ये पढ़ा एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सप्रेसली हो, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकती है। सो यहाँ पे जो कंसेंट होती हैं वो किस वजह से ली गई होती हैं, फियर की वजह से, और वो फियर किस चीज़ का होता है, डेथ का और या फर्ट का। सो अब हम देखते हैं फोर्थली को। ये कहते हैं कि विद बी कंसेंट, यहाँ भी बी की कंसेंट मौजूद है, लेकिन हमने कहा ना कि इस ग्रुप में कौन सी कंसेंट मौजूद है, इसमें डिफेक्टिव कंसेंट मौजूद है, इसमें थर्ड प्लस फोर्थ एंड प्लस फिफ्थ शामिल है। ओके, ये कहते हैं कि बी की कंसेंट शामिल होती हैं, बट व्हेन ए नोज, अब ये जो ऑफेंडर है वो जानता है, ठीक है, उसके पास कंप्लीट नॉलेज है कि ए जो है इज नॉट बीज हस्बैंड, कि वो बी का हस्बैंड नहीं है, एंड दैट बीज कंसेंट इज गिवन, और बी यानी अगर अपना कंसेंट दे दे बिकॉज बी बिलीव दैट ए इज अनदर मैन टू हुम बी इज आर बिलीव हर सेल्फ टू बी लॉफुली मैरिड, जबकि बी जो है वो ये बिलीव करे कि जो बी ए है वो क्या है, वो उसका हस्बैंड है। यानी यहाँ पे इम्पर्सोनेशन ऑफ हस्बैंड का कंसेप्ट अराइज होता है, क्योंकि लॉ ये देखती है कि ओके जो बी है उसने कंसेंट तो दे दिया, लेकिन उसके बाद फ़ौरन ये सवाल उठाती हैं कि क्या ये जो कंसेंट उसने दिए हैं ये किस बुनियाद के ऊपर दी गई हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि व्हेन ए नोज दैट ए इज़ नॉट बीज हस्बैंड, सो ये किसको शो करता है, ये मिंद्रिया को शो करता है कि ए को मालूम है कि मैं बी का हस्बैंड नहीं हूँ। सो आगे ये कह रहे हैं कि एंड दैट बीज कंसेंट इज गिवन बिकॉज बी बिलीव्स दैट ए इज अनदर मैन टू हुम बी इज आर बिलीव हरसेल्फ टू बी लॉफुली मैरिड। सो जबकि जो बी है उसको ये बिलीव हो कि ये जो ए है ये मेरा हस्बैंड है, यानी कंसेंट की बुनियाद ही गलत बिलीफ की वजह से हुई है। यहाँ जो बी है वो ये समझ रही हो कि यानी ये जो ए है ये वो शख्स है जिसके साथ उसने उसका लॉफुली वो मैरिड है, क्योंकि लॉ यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बी तो ये समझ रही है ना कि उसका उस मर्द के साथ एक कानूनी निकाह का रिश्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप या एंगेजमेंट की बात नहीं हो रही, बल्कि इस क्लॉज की जो वर्डिंग है ये हस्बैंड वाइफ को जो रिलेशनशिप है उसके स्पेसिफिक कंटेक्स्ट को एड्रेस करती हैं, ठीक है। यानी इसकी एग्जांपल हम इस तरह दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल रात का वक्त है और बी जो है वो अपने बेडरूम में है, ये वो सो रही है, उसका हस्बैंड बाहर गया हुआ है, और जो ए है वो क्या करता है, वो छुप कर अंदर आ जाता है, और अंधेरे की वजह से बी ये समझती हैं कि ये उसका हस्बैंड है। तो इस बिलीफ की बुनियाद पर बी कंसेंट दे देती है, ठीक है, लेकिन ए जानता है कि मैं उसका हस्बैंड नहीं हूँ। सो ये इस सिचुएशंस को कवर करता है। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि रेप बाय डिसेप्शन या रेप बाय इम्पर्सोनेशन। सो ये जो इम्पर्सोनेशन का कंसेप्ट है इसको हम पाकिस्तान पीनल कोड के जो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स हैं उसमें हम डिटेल के साथ इस कंसेप्ट को देख चुके हैं कि इम्पर्सोनेशन क्या होती है जब कोई किसी की तशबीह करता है। सो अब हम देखते हैं फिफ्थ को। सो ये भी डिफेक्टिव कंसेंट में आता है।
यहाँ भी ये लिखा हुआ है कि विद बी कंसेंट, यानी बी की कंसेंट जो है वो क्या है, हो सकता है उसने कंसेंट दी हो उस एक्ट के दौरान। व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट, लेकिन जब वो कंसेंट दे रही दे मतलब वो जो विक्टिम है जो कंसेंट दे रहा हो, तो लॉ उसकी जो मेंटल कंडीशन है बी की उसी वक्त को देखता है, इन गिविंग सच कंसेंट एट द टाइम, उस कंसेंट की, ना उससे पहले ना उसके बाद, ठीक है। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कंसेंट तब वैलिड होती हैं जब इंसान उस कंसेंट की नेचर और कंसिक्वेंसेस को समझने की मेंटल कैपेसिटी रखता हो। सो ये कह रहे हैं ना कि अगर बी ने कंसेंट दिया है तो जिस वक्त वो कंसेंट दे रहा था बाय रीजन ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो उस वक्त वो किस स्टेट में था, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के स्टेट में था, यानी मेंटल इलनेस मेंटल उसकी जो कंडीशन थी वो ऐसी थी कि वो फैसला करने की सलाहियत अगर खो दे या रियलिटी को समझने से कासिर हो, ठीक है, यानी अपने एक्शंस के जो कंसिक्वेंसेस हैं वो समझ ना सकें, ठीक है। यानी इसमें जो सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती हैं या साइकोटिक जो एपिसोड्स होते हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, या कोई ऐसी मेंटल कंडीशंस भी हो सकती हैं जो अंडरस्टैंडिंग को सीरियसली अफेक्ट करते हैं। यानी इसमें सिर्फ जो डिप्रेशन या एंजाइटी है वो ऑटोमेटिकली इस क्लॉज पे अप्लाई नहीं करता। या जो बी है उसने कंसेंट ऐसे वक्त में यानी जिस वक्त वो कंसेंट दे रहा था उस वक्त वो किस स्टेट में था, इंटॉक्सिकेशन उसमें था, इंटॉक्सिकेशन यानी नशे की ऐसी हालत जहाँ इंसान की जजमेंट और अंडरस्टैंडिंग है वो मुतासिर हो। ये अल्कोहल से भी हो सकता है, ड्रग्स से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर एक नशा इसमें कवर नहीं है। लॉ ये देखता है कि क्या नशे की वजह से जो बी है वो नेचर यानी जो एक्ट की नेचर है और कंसिक्वेंसेस है वो समझने से कासिर था या नहीं। या जो तीसरी सिचुएशंस क्या हो सकती हैं, तीसरी सिचुएशंस ये हो सकती हैं कि द एडमिनिस्ट्रेशन बाय ए पर्सनली और थ्रू अनदर पर्सन ऑफ एनी स्टपेफाइंग और अनहोलसम सब्सटेंस। स्टपेफाइंग सब्सटेंस ये फोरेंसिक मेडिसिन का टर्म है, यानी इसका मतलब ऐसा है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो इंसान को बेहोश करे या सेमी कॉन्शियस करे या कंफ्यूज करे, यानी उसकी जो डिसीजंस मेकिंग है वो ख़त्म कर दें। और जो अनहोलसम सब्सटेंस है यानी ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इंसान की जो नॉर्मल मेंटल या फिजिकल फंक्शनिंग है उसको मुतासर करे। और इसमें एग्जांपल्स वगैरह इस वजह से नहीं दी गई कि ताकि अगर नए सब्सटेंस हों तो वो भी ज़रूरत पड़ने पर इस वर्डिंग के अंदर आ सकें। सो अगर ये जो है जो ऑफेंडर है वो खुद उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करे, एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ की करे, ये जो स्टपेफाइंग या अनहोलसम सब्सटेंस है वो बी को खुद दे, ठीक है, चाय में पिला दे या किसी और ज़रिए से उसको दे या वो किसी और के ज़रिए से करे। यानी अगर एक अपने दोस्त को कहता है कि उसके बी के ड्रिंक में ड्रग मिला दो तो भी ये क्लास अप्लाई हो सकती हैं। ओके, सो इन तीन कंडीशंस की वजह से अगर बी कंसेंट दे, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ना कि विद बी कंसेंट, अगर इन तीन एक्ट्स की वजह से बी जो है वो अनेबल टू अंडरस्टैंड है द नेचर एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ दैट टू विच बी गिव्स कंसेंट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बी ने कंसेंट तो दे दिया है क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है विद बी कंसेंट। अब सवाल ये है कि क्या बी ने ये जो कंसेंट दी है क्या वो इस स्टेट में थी कि उसको जो नेचर ऑफ द एक्ट है उसका मालूम था, कि यानी उसको ये मालूम था कि ये जो एक्ट है ये एक सेक्सुअल एक्ट है, या उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं जैसे क्या बी को ये मालूम था कि ये जो सेक्सुअल एक्ट है इसके लीगल फिजिकल या प्रैक्टिकल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। यानी ये जो फिफ्थली है इसमें कंसेंट मेंटल इनकेपेसिटी की वजह से लीगली इनवैलिड है। सो इस वजह से ये जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ये डिफेक्टिव कंसेंट में आता है। सो अब अगर हम आएँ ग्रुप नंबर 3 की तरफ, ये है ग्रुप नंबर 2। सो इसको हम कहेंगे कि कंसेंट कंसेंट इररिलेवेंट, यानी कंसेंट है लेकिन वो क्या है, वो इररिलेवेंट है। ओके, सो उसमें कौन सा शामिल है, उसमें सिक्सथली शामिल है और 661। ओके, तो ये कहते हैं कि सिक्सथली विद और विदाउट बी's consent when B is under 16 ईयर ऑफ एज, ये तो आसान है। तो अगर बी जो है उसकी एज 16 ईयर से एक दिन भी कम है तो उस सूरत में चाहे जो बी है वो खुद कंसेंट दे, चाहे येस कहे, चाहे खुद इनिशिएट करे, चाहे रेजिस्टेंस ना करे, क्योंकि रेजिस्टेंस ना करना फिर विदाउट कंसेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी कंडीशंस अगर अप्लाई होती लेकिन यहाँ पे जो एज है
वो एक्सपेक्ट लिमिटेशंस हैं कि अगर उसकी एज 16 ईयर से कम है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो पाजसरा है, चाहे वो औरत है, तो फिर इस सूरत में क्या होगा, ये कंसिडर किया जाएगा कि ये रेप है, चाहे उसमें मर्जी शामिल ही क्यों ना हो। यानी जो उसका कंसेंट अगर है भी तो वो इररिलेवेंट कंसिडर किया जाएगा। यानी इस क्लॉज में जो विक्टिम की एज है वो एक सेंट्रल एलिमेंट है, कंसेंट नहीं है, एज है। सो अब अगर हम ग्रुप नंबर 4 की तरफ आएँ तो इसको हम कहेंगे कंसेंट इम्पॉसिबल। अब जो कंसेंट है वो इम्पॉसिबल क्यों होगी उसको हम देखते हैं, पर इसमें एक और होता है सेवंथ। ओके, सो ये कहते हैं कि सेवंथली व्हेन बी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। सो ये एक यानी सिंपल सा वो लगता है, फ्रेज लगता है, क्योंकि कंसेंट की जो डिफिनेशन है ये वही वाली है जिसको हमने एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में देखा था कि कंसेंट जो है वो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो। लेकिन यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है ना कि व्हेन बी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, वो कम्युनिकेट कंसेंट जो है वो कम्युनिकेट करने के काबिल ही नहीं है। अब उसकी जो क्यों काबिल नहीं है उसकी वजह जो है वो यानी डिफरेंट हो सकती हैं। हो सकता है कि बी जो है वो अनकॉन्शियस हो, वो बोल ही ना नहीं सकता, या ये हो सकता है कि बी कोमा में हो, या ये भी हो सकता है कि बी किसी सीवियर फिजिकल कंडीशन में है, कम्युनिकेशन जो है वो फिजिकली इम्पॉसिबल है, या बी जो है वो ऐसी किसी मेडिकल इमरजेंसी में है जहाँ वो अपनी रजामंदी जाहिर कर ही नहीं सकता। सो ये जो क्लॉज है ये डिपेंड करता है यानी केस की जो फैक्ट्स हैं, ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, इनके लॉ ने ये नहीं बताया कि जो बी है वो अनेबल टू कम्युनिकेट क्यों है, लेकिन उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और 2 को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 जो है वो ये कहता है कि इन दिस चैप्टर पर्सन मीन्स, ओके इसको भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पर्सन, ये जो ये वाला पर्सन है, जैसे ही डिफिनीशन स्टार्ट होती है ये वाला जो पर्सन है, ठीक है, ये तो ये पर्सन में ओके, सो ये जो पर्सन है ये 2021 की अमेंडमेंट में इंसर्ट किया गया है, क्योंकि ये जो पूरी जो डिफिनीशन है ना, ये 2021 की जो रेप ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन एक्ट है उसके अंदर ये पूरी डिफिनेशन जो है ये बिल्कुल तब्दील कर दी गई है। तो उससे पहले लॉ में यहाँ पे हमने कहा था ना कि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था वो ये समझा जाता था कि रेप सिर्फ मेल किसी वुमेन के अगेंस्ट कमिट करती है, लेकिन आज इस वीडियो में आपने बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को देखा होगा कि असल में जो रेप है वो क्या है, उसकी जो डिफिनेशन है वो क्या है। सो ये वही पर्सन है, ये कह रहे हैं कि उसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर जो है वो शामिल हैं। ठीक है, और रेप में जो है वो गैंग रेप भी शामिल है। और फिर जो एक्सप्लेनेशन नंबर 4 है ये कहते हैं कि अ बोनाफाइड मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शिल नॉट कंस्टिट्यूट रेप। सो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये इसमें जो टर्म बोनाफाइड है, बोनाफाइड का मतलब होता है इन गुड फेथ, यानी ये एक लिटन फ्रेज है या ऑनेस्टली। ठीक है, इसकी जो लीगल मीनिंग है वो ये है कि किसी जेन्युइन और लॉफुल पर्पस के लिए। तो कहते हैं कि अ बोनाफाइड मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शिल नॉट कंस्टिट्यूट रेप। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है इसकी ज़रूरत पार्लियामेंट को क्यों पेश आई है इंसर्ट करने के लिए, देखें यहाँ पे जो फोकस है वो बोनाफाइड मेडिकल प्रोसीजर के ज़रिए से है, क्योंकि जो रेप की डिफिनेशन है वो काफ़ी वाइड है। अगर हम इसका क्लास नंबर बी देखें तो इसमें लिखा हुआ है इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर है वो किसी फीमेल की का यानी कोई गायनेकोलॉजिस्ट है वो कि उसका विजाइनल एग्जामिनेशन करता है, तो उसके ज़रिए उसके लिए वो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इंसर्ट करते हैं विजाइना में। तो अगर सिर्फ विजाइनल जो इंसर्शन है किसी ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन में तो वो आता है ना क्लॉज बी में अगर हम देखें, लेकिन यहाँ पे ये जो बोनाफाइड मेडिकल प्रोसीजर है ये कंस्टिट्यूट रेप को कंस्टिट्यूट नहीं करेगा। या अगर कोई डॉक्टर है वो किसी मरीज की जो एनएस की एग्जामिनेशन करता है और उसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इंसर्ट करता है या उस यूरेथ्रा में इंसर्ट करता है, तो फिर इस सूरत में ये क्लॉज बी में तो फॉल करेगा, लेकिन चूंकि ये बोनाफाइड मेडिकल प्रोसीजर है या इंटरवेंशन है तो इस वजह से ये क्या है, ये रेप की डिफिनेशन में नहीं आएंगे। सो आज के लेक्चर में हमने सेक्शन नंबर 375 को कवर किया। सेक्शन नंबर 375 की जो फाउंडेशंस हैं वो हमने देखी। जो सेक्शन नंबर 375 है ये दो मेजर पार्ट्स पर मबनी है। उसमें नंबर 1 जो है वो क्लॉजेस ए से लेकर डी तक हैं, और ये हमें जो क्लॉजेस ए से डी तक हैं ये हमें ये बताते हैं कि कौन सी सेक्सुअल एक्ट्स जो हैं वो लॉ के नज़दीक रेप बन सकते हैं। ये नहीं कहा कि ये रेप हैं, ये बताया है कि ये एक्ट्स रेप बन सकते हैं। और फिर आगे कब बन सकते हैं, ये 7 जो डिस्क्रिप्शन है हमने देखे फर्स्ट से लेकर 7 तक, ये हमें ये बताते हैं कि वो जो एक्ट्स हैं ऊपर वाले ए से लेकर डी तक, वो एक्ट्स किन लीगल सर्कमस्टांसेस में रेप बनेंगे। सिर्फ सेक्सुअल एक्ट काफ़ी नहीं है, उसके साथ इन 7 डिस्क्रिप्शंस में से
कम से कम एक का होना ज़रूरी है। सो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने सेक्शन नंबर 375 को कवर किया। होना तो ये चाहिए कि हम इसी लेक्चर में जो रेप की पनिशमेंट है सेक्शन नंबर 376 और 375A इसको भी कवर करें, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत डिटेल बन चुकी है। सो मेरे ख्याल में आज का जो लेक्चर है उसको हम यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पनिशमेंट ऑफ रेप के बारे में देखेंगे। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने ज़रूर ज़रूर कुछ आपने नया सीखा होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। तो आप जब इसको समझें, इसको देखें, तो इसी सेंसिबिलिटी के साथ आप इसको समझने की कोशिश करें। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपने कुछ नया सीखा है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस लेक्चर, तो आप वो हमें कमेंट में दे सकते हैं, या अगर आपकी वीडियोस के इम्प्रूवमेंट के हवाले से कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। या जब आप लेक्चर देखते हैं उसके बाद अगर आपके माइंड में कोई एम्बिग्विटी होती है किसी क्लॉज की, किसी प्रोविजंस के हवाले से, तो वो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो क्लास सी में ये जो पार्ट हैं इसको जो जो हमने देखा, या अगर आपके पास कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।